दिया। पढ़ना है आपको टोटल भारत का विदेश संबंध, मतलब विदेश से कैसा रिश्ता था। इसमें 3 चीज़ पढ़ेंगे। चीन से कैसा रिश्ता था, उसके साथ युद्ध हुआ था, युद्ध में क्या था नहीं था, क्या हानि हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था तो फिर क्या हानि हुआ था, क्या लाभ हुआ था, वो पढ़ेंगे। और उसके बाद बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे और 1 या 2 देश के बारे में संबंध कैसा था वो पढ़ेंगे। ठीक है। मुख्य रूप से इसमें 3 चीज़ है कि भारत और चीन के बीच कैसा रिश्ता था, और भारत और पाकिस्तान के बीच कैसा रिश्ता था, और बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे। 3 चीज़। सबसे पहला देखेंगे क्या है विदेश नीति। क्या है, देश के आंतरिक और बाहरी हितों की रक्षा के लिए बनाई गई नीति। आंतरिक मीन्स अंदर और बाहर के हितों के लिए रक्षा बनाएगी, उसको विदेश नीति कहते हैं। गुट निरपेक्षता, ये मतलब 2 नंबर क्वेश्चन में आता है कि गुट निरपेक्षता क्या होता है। तो जब शीत युद्ध चल रहा था तो शीत युद्ध के समय क्या हुआ, अमेरिका और एक देश सोवियत संघ, दोनों ने अलग अलग होने का फैसला किया कि हम अमेरिका अलग होंगे, सोवियत संघ अलग होगा। और जो देश थे उनको क्या बोला गया था कि आप हमसे मिलिए आके, भारत को ही बोला गया था। ये क्या था, भारत लाया था गुट निरपेक्षता की। शीत युद्ध के समय एक महाशक्ति थी अमेरिका और दूसरा महाशक्ति था सोवियत संघ। ठीक है। इस सैन्य गुट में शामिल ना होना, मतलब क्या बोला था कि हम या तो तुम अमेरिका में आ जाओ, नहीं तो सोवियत संघ में आ जाओ। बट भारत क्या किया कि ना वो अमेरिका में गया ना सोवियत संघ में गया, वो एक अलग निरपेक्षता बना लिया जिसको गुट निरपेक्षता बोलते हैं। वही है कि शीत युद्ध के समय किसी भी महाशक्ति जैसे अमेरिका या सोवियत संघ के सैन्य गुट में शामिल ना होना, उसको गुट निरपेक्षता कहते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। ये ऑब्जेक्टिव आता है कि 2 देश था अमेरिका और सोवियत संघ, इस दोनों के गुट में शामिल ना होना और अलग से पक्ष बना लेना, उसको गुट निरपेक्षता बोलते हैं। ठीक है। पंचशील समझौता क्या होता है, पंच मीन्स तो 5 होता है। 1954 में भारत और चीन के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों पर हस्ताक्षर। पंच में 5 मतलब जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, उसके बाद जब शांतिपूर्ण का बात हुआ था, तब ये पंचशील समझौता लाया गया। लाया कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस टाइम के प्रधानमंत्री वही थे, तो वही लाए थे पंचशील समझौता। ठीक है, तीनों समझ आ गया, विदेश नीति और गुट निरपेक्षता और पंचशील समझौता। अब देखिए पड़ोसी देश के साथ संबंध, मतलब कैसा संबंध था, चुनौतियां क्या क्या आई। तो सबसे पहले चीन पे बात करते हैं। भारत चीन संबंध 1962 में पंचशील के बाद सीमा विवाद के कारण इनमें युद्ध हुआ था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में से आता है कि भारत और चीन के बीच किसके कारण युद्ध स्टार्ट हुआ था, तो सीमा विवाद के कारण। और एक है तिब्बत देश है, उसके कारण युद्ध हुआ था कि तिब्बत जो है स्थान वो मेरे अंडर में आता, तो उसको हम गुलाम बना कर रखना चाहते हैं, तो वो चीन का करना था, लेकिन भारत इसके लिए मना हो गया था। इसीलिए दोनों में उसके कारण युद्ध हुआ। 2 कारण था, सीमा विवाद का कारण और दूसरा कारण है तिब्बत। ठीक है, आगे उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे चीन के साथ संबंध। उसके बाद देखिए भारत और पाकिस्तान का संबंध क्या था। 1947 और 1965 कश्मीर मुद्दा और आतंकवाद के कारण युद्ध स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये एक बार नोट कर लीजिए कि भारत और पाकिस्तान में कब युद्ध हुआ था, 1965 में, और भारत और चीन में कब युद्ध स्टार्ट हुआ था, तो 1962 में। ये आता है आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। भारत और चीन में कब युद्ध हुआ था, तो 1962, और भारत और पाकिस्तान में कब चीन युद्ध हुआ था, तो 1965 में। और बांग्लादेश का उदय भी लिख लीजिएगा कि 1971, ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। बांग्लादेश में अगर उदय हुआ था तो 1971 ईस्वी।
कितना क्लियर हो गया? विदेश नीति, गुटनिरपेक्षता, पंचशील समझौता, तीनों समझ में आया क्या है? ठीक है। उसके बाद ये था थोड़ा सा डिटेल्स, पूरा नहीं थोड़ा सा, इसके आगे चलेंगे तो इसमें पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है कि किस लिए युद्ध हुआ था, क्या कारण था। पहले दोस्ती था लेकिन उसके बाद अपना तनाव पैदा हो गया दोनों। आप देखिए पंडित नेहरू की विदेश नीति की विशेषताएं, क्या विशेषताएं थी जवाहरलाल नेहरू की? तो पहला तो वही गुटनिरपेक्षता था कि भारत की विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता गुटनिरपेक्षता है। देखिए गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, दिया हुआ है कि किसी गुट में शामिल ना होना और स्वतंत्र नीति का अनुसरण करना। वही बात आ गई, किसी गुट में ना हमको अमेरिका में जाना है ना हमको सोवियत संघ में जाना है, हमको क्या अलग से हम स्वतंत्र होकर अपना नीति अपनाएं, आज़ाद होकर। ठीक है, तो वही है ये गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है, तो किसी गुट में शामिल ना होना और स्वतंत्र नीति का अनुसरण करना। भारत सरकार ने सदा ही गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया है। ठीक है, ये पहला विशेषता थी पंडित नेहरू की विदेश नीति। ठीक है, गुट निरपेक्षता। विश्व शांति और सुरक्षा की नीति, मतलब पूरा विश्व में शांति चाहते थे और सुरक्षा चाहते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत की विदेश नीति का आधारभूत सिद्धांत विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के पक्ष में है। मतलब जितना भी देश में विवाद चल रहा था, युद्ध चल रहा था, उसको क्या था, भारत चाह रहा था कि हमको शांतिपूर्ण से हम उसको विवाद को निपटा लें। ठीक है, वही शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के पक्ष में है। भारत ने सदैव विश्व शांति की स्थापना और सुरक्षा की नीति अपनाई। मतलब हमेशा से भारत जो था एकदम शांति चाहता था कि नहीं, शांति से हम कोई भी मामला हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा आपका विशेषता वही थी कि विश्व में शांति चाहते थे और सुरक्षा की नीति चाहते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, साम्राज्यवादियों तथा उपनिवेशों का विरोध, इसका विरोध करते थे। भारत क्या था, स्वयं ब्रिटिश साम्राज्य का शिकार रहा है। मतलब क्या है कि ब्रिटिश का गुलाम रहा था भारत। ठीक है, ये तो मालूम है, ब्रिटेन का गुलाम था भारत 200 सालों तक। तो वही है, भारत स्वयं ब्रिटिश साम्राज्य का शिकार रहा है, जिसके कारण भारत ने सदैव साम्राज्य तथा उपनिवेशवाद का विरोध किया है। भारत साम्राज्यवाद को विश्व शांति का शत्रु मानता है क्योंकि साम्राज्यवाद युद्ध को जन्म देता है। ठीक है, क्या होता है साम्राज्यवाद? साम्राज्यवाद विश्व शांति को शत्रु मानता है और साम्राज्यवाद युद्ध को जन्म देता है, इसीलिए इसके भी खिलाफ है, साम्राज्यवाद के भी खिलाफ। समझ में आया? अरे मन भर गया रे, बता दूंगा। अब देखिए चौथा आपका विशेषता क्या है, अन्य देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध। और भी देश था उसके साथ कैसे मित्रता निभाए। तो भारत की एक विदेश नीति की एक प्रमुख विशेषता ये भी है कि भारत विश्व के सभी देशों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, एक ये विशेषता थी कि और भी जो देश था उनके साथ मित्रता बना के रखना चाहता था भारत, ताकि कभी आगे जाकर हमको दिक्कत ना हो, ये ना हो। तो एक विदेश नीति की एक ही विशेषता थी कि सभी देश के साथ मित्रता बना के रखना चाहते थे। ठीक है, पांचवा है आपका पंचशील, जो पढ़े थे। भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण भाग है पंचशील। पंचशील पहले भी पढ़े थे लगता है, क्या होता है पंचशील? पढ़े नहीं थे यार, 5 साल में सरकार चेंज होता है, वोट होता है। तो भारत में पंचशील रहता है, लेकिन अदर देश में ऐसा नहीं है। अदर देश में क्या, अगर है कोई मतलब जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल लीजिए चीन का, तो चीन में जो राष्ट्रपति बना हुआ है एक ही पार्टी रहता है और हमेशा से वही राष्ट्रपति बनता है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि भारत में क्या है कि 10 पार्टियाँ हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी, ये सारा है। लेकिन और अदर देश में चीन में मान लीजिए तो चीन में कोई नहीं, अगर एक कोई राष्ट्रपति बना तो वही बना हुआ रहेगा और कोई नहीं। ठीक है, तो पंचशील वही है कि 5 साल के बाद कौन सरकार बनेगा कौन नहीं। ठीक है, तो भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण भाग है पंचशील।
जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक महत्वपूर्ण दे। यह सिद्धांत 1954 में बड़ा लोकप्रिय हुआ। ये लिखे थे ना, इसमें लिखा हुआ है पंचशील, हाँ 1954 में। ये भी याद रखिएगा कि पंचशील कब ज़्यादा लोकप्रिय हुआ या कब लाया गया, तो 1954 में पंचशील ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। जब भारत और चीन के बीच तिब्बत के प्रश्न पर संधि हुई, तब देखिए बोले थे ना, दूसरा कारण था क्या कि तिब्बत, पहला तो सीमा विवाद का कारण था और दूसरा कारण था आपका तिब्बत। तिब्बत मेरा है, लेकिन भारत देना नहीं चाहता था कि तिब्बत मेरा है, इसीलिए दूसरा था आपका तिब्बत के प्रश्न पर संधि हुआ। राज्य के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए 5 सिद्धांत की रचना की गई, जिन्हें पंचशील के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, पंचशील समझे, ये आपका विशेषता है भारत। ये पंडित नेहरू की विदेश नीति, ये कैसे विदेश नीति को अपनाए थे। तो पहला गुटनिरपेक्षता, ये याद ही रखिएगा, गुटनिरपेक्षता, उसमें शामिल ना होने का, हम अलग से उस गुट में हमको शामिल नहीं होना, हमको अपना अलग से आज़ादी रहना, उसको गुटनिरपेक्षता बोलते हैं। उसके बाद अब विश्व शांति, साम्राज्यवादी अन्य देशों के साथ मित्रता रखते थे। पंचशील समझे, पंचशील क्या है, ठीक है। अब एक क्षेत्रीय सहयोग, कि क्षेत्र का सहयोग, कि जो भारत को क्षेत्र मिला था उसमें क्या सहयोग मिल रहा था। तो भारत का सदा ही क्षेत्रीय सहयोग में विश्वास रहा है। भारत ने क्षेत्रीय सहयोग की भावना को विकसित करने के लिए 1985 में क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे संक्षेप में सार्क कहा जाता है। ये नोट कर लीजिए कि क्षेत्रीय संघ की स्थापना कब हुई, 1985 में, ठीक है। और ब्रैकेट में देके सार्क लिख लीजिएगा कि इसको हम सार्क भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, क्षेत्रीय संघ लिख रहे, क्षेत्रीय संघ की स्थापना 1985 में, और इसको हम ब्रैकेट में देके अपना सार्क भी लिख लीजिएगा ताकि समझ में आ जाए। सारा ऑब्जेक्टिव में आता है कब यूज हुआ था, नहीं हुआ था। देखिए गुटनिरपेक्षता के आंदोलन, गुटनिरपेक्षता क्या था कि एक देश ने नहीं अपनाया था, अलग अलग देश ने गुटनिरपेक्षता अपनाया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ने अपनाया था, और भी देशों ने गुटनिरपेक्षता अपनाया था। जैसे नीचे में दिया हुआ है कि गुटनिरपेक्षता आंदोलन के संस्थापक देश, तो सबसे पहला ये है, ये जोसेफ ब्राज टिटो। ये कहाँ का था, यूगोस्लाविया का। ये भी अपनाया था गुटनिरपेक्षता आंदोलन। जवाहरलाल नेहरू जो भारत के थे वो भी अपनाए थे गुटनिरपेक्षता। गमाल अब्दुल नासिर ये भी मिस्र के थे और ये भी गुटनिरपेक्षता अपनाए थे। डॉक्टर सुकर्नी भी थे, ये इंडोनेशिया के थे, ये भी गुटनिरपेक्षता आंदोलन के संस्थापक थे। बामे एन क्रूमा, ये घाना, ये सभी देश का नाम है, ये सब गुटनिरपेक्षता आंदोलन के संस्थापक। कि हम उस गुट में शामिल नहीं हो सकते, हमको अपना अलग से गुट बनाना है। आंदोलन का देखिए क्या है कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ किसी देश द्वारा या अन्य देश द्वारा बनाए गए गुटों में शामिल न होकर उनसे दूरी बनाए रखना तथा उन गुटों द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा या निंदा में बिना सोचे समझे टिप्पणी करना। देखिए बार बार वही बात आ रहा है, आप पढ़िएगा भी तो गुटनिरपेक्षता ऐसे आपको याद हो जाएगा। क्या है गुटनिरपेक्षता का, किसी देश द्वारा या अन्य देश द्वारा बनाए गए गुटों में, मतलब कोई देश है उसके गुट में बनाया पहले से बना हुआ है, उसमें शामिल ना होना, तो कितना भी बोले उसमें शामिल ना होना और उनसे दूरी बनाए रखना तथा उन गुटों द्वारा कार्य की प्रशंसा या निंदा में, मतलब जो वो गुट काम करते हैं उसका बिना प्रशंसा या निंदा किए गए सोचे समझे टिप्पणी ना करना, पहला कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन। दूसरा, पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आयोजक
1961 में बेलग्रेड में हुआ था। ये 1961 लिखे थे, फोटो में लिखा हुआ है, तो लिख लीजिए। पहला जो गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था 1961 में, और कहाँ पे हुआ था, तो स्थान आपका बेलग्रेड। इसको हम ग्रुप में डाल देते हैं। पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन का आयोजन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। उसके बाद गुट निरपेक्षता के बारे में पंडित नेहरू ने कहा था, जहाँ तक संभव होगा हम उन शक्ति गुटों से अलग रहना चाहते हैं। इसका बात हो रहा है अमेरिका और सोवियत संघ का, कि वो जो शक्ति गुट है उससे हम अलग रहेंगे और हम अपना अलग से गुट एक बनाएंगे, अलग अलग आज़ादी का। वही है कि पंडित नेहरू ने क्या कहा, जहाँ तक संभव होगा हम उन शक्ति गुटों से अलग रहना चाहते हैं। उसके बाद जिनके कारण पहले भी महायुद्ध हुए हैं और भविष्य में भी हो सकते हैं, ठीक है, वो सभी देश के कारण, अमेरिका और रूस के कारण, सोवियत संघ, उसके कारण भी पहले भी महायुद्ध हुआ था और आगे भी हो सकता है, इसीलिए हम उनके गुट निरपेक्षता में शामिल नहीं हो सकते, ठीक है। वर्तमान समय में इस आंदोलन के तृतीय विश्व के 120 सदस्य, ये भी याद रखिएगा। अभी के समय में इस आंदोलन के गुट निरपेक्षता का बात हो रहा है कि इस आंदोलन का 120 सदस्य, ठीक है। सितंबर 2016 में गुट निरपेक्षता आंदोलन का 17वां सम्मेलन वेनेजुएला में संपन्न हुआ। ये लिख लीजिए, ठीक है, कि 2016 में गुट निरपेक्षता 17वां सम्मेलन हुआ। पूछता है 17वां सम्मेलन वेनेजुएला, जगह का नाम है वेनेजुएला। और नीचे वाले में लिखिएगा 18वां होगा। 17वां सम्मेलन हुआ था आपका वेनेजुएला में और 18वां सम्मेलन हुआ था 2019 में अजरबैजान में। संस्थापक देश भी याद रखिएगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के कौन कौन से संस्थापक देश थे, हम वो भेज देते हैं ग्रुप में, आप अपना नोट डाउन कर लीजिए। सारा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि इस देश के संस्थापक कौन है। हो गया। 17वां सम्मेलन कहाँ हुआ था?
2016 में, और 18वां सम्मेलन अजरबैजान में। डेट भी याद, 2016 में 17वां और 18वां हुआ था 2019 में। और ये सारा हमारा संस्थापक देश है गुटनिरपेक्षता आंदोलन के, जिसमें सभी के नाम और सभी देश। जब आप देखिए गुटनिरपेक्षता आंदोलन हुआ, फिर उसके उद्देश्य क्या, किस लिए करवाया गया, तो वही दूसरे गुटों से दूरी बनाए रखना, ये आपका 5 नंबर में आता है। ठीक है, कि गुटनिरपेक्षता के उद्देश्य क्या है, तो दूसरे गुटों से दूरी बनाए रखना। गुटनिरपेक्षता के सदस्य देश आपस में एक दूसरे को आर्थिक सहयोग देंगे। ठीक है, गुटनिरपेक्षता के सदस्य देश जो हैं आपस में, जो मतलब गुटनिरपेक्षता बनाए थे जो देश, वो क्या है, आपस में एक दूसरे को आर्थिक सहयोग देंगे। ठीक है, उसके बाद एक देश पर आक्रमण सभी देशों पर आक्रमण समझा जाएगा तभी, तथा सभी देश उसका मिलकर मुकाबला करें। अगर कि जो गुटनिरपेक्षता देश थे, जो भारत मिस्र का बात हुआ था, अगर मान के चलिए किसी एक देश पे आक्रमण हुआ तो क्या है, सभी देश उसको समझेंगे कि नहीं हमारा देश पे भी आक्रमण हुआ है, और सभी देश उसका मुकाबला करेंगे अगर एक देश पे आक्रमण हुआ तो। ठीक है, वो उद्देश्य। उसके बाद गुटनिरपेक्षता के सदस्य देशों के परस्पर आपसी विवाद को बातचीत के द्वारा हल किया जाएगा। ये भी कहना था कि अगर गुटनिरपेक्षता के जो देश थे उसको कैसे, अगर कोई विवाद होता है आपस में, तो हम बातचीत द्वारा हल कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमको युद्ध ही करना। ठीक है, ये एक उद्देश्य था। गुटनिरपेक्षता सभी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने पर बल देता है, मतलब सभी राज्य सभी देश के साथ मित्रता बना कर रखने का संबंध देता है। ठीक है, गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता साम्राज्यवाद का विरोध करती है। साम्राज्यवाद कौन, जो अलग अलग वो देश थे, अमेरिका, सोवियत संघ या ब्रिटेन का बात करें तो वो सब साम्राज्यवाद को मानता था। तो गुटनिरपेक्षता साम्राज्यवाद का विरोध करता है, क्योंकि इसके कारण हमारा युद्ध होता है। ठीक है, किसी भी गुट द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा या निंदा में बिना सोचे समझे टिप्पणी करना, मतलब उसके बारे में बोलना कि किसी भी गुट द्वारा, अगर कोई गुट कोई कार्य कर रहा है तो उसका प्रशंसा या निंदा बिना सोचे समझे ना करें। पहले आप जान ले तो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, उसके बाद आप उस गुट के बारे में आप टिप्पणी दें, टिप्पणी में अपना राय दें। ठीक है, तो वो है गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य, कि दूसरे गुटों से दूरी बनाए रखना। एंड गुटनिरपेक्षता के सदस्य जो देश हैं वो आपस में एक दूसरे को आर्थिक सहयोग देंगे। अगर एक देश पे आक्रमण हुआ तो सभी देश उसका मुकाबला करेंगे मिल के। गुटनिरपेक्षता के सदस्य देश आपसी विवाद को बातचीत के द्वारा हल करते थे। ठीक है, जरूरी नहीं था कि युद्ध ही जरूरी है कि युद्ध के मतलब युद्ध के जरिए हल होगा, बातचीत करके भी हम बात को हल कर सकते हैं। सभी राज्य को क्या था, मैत्रीपूर्ण बना के रखते थे, मित्रता रखते थे सभी राज्य से। साम्राज्यवाद का विरोध करते थे गुटनिरपेक्षता, क्योंकि उसके कारण युद्ध होता था साम्राज्यवाद के कारण। और किसी भी गुट द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा या निंदा में बिना सोचे समझे टिप्पणी ना करना। ठीक है, कि बिना अगर कोई गुट कोई कुछ बात बोल रहा है या कुछ काम कर रहा है तो उसके बारे में पहले सोच लीजिए, समझ लीजिए, एंड उसके बाद टिप्पणी करिए। ठीक है, समझ गए? अभी देखते कितना बचा रहे, तो बहुत है, 13 पेज। ये तो परमाणु नीति है, जबकि भारत जब परमाणु नीति अपनाया था तो उसके बाद अभी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जूनागढ़ एवं हैदराबाद, कश्मीर की समस्या, फिर 1971 का युद्ध हुआ था, अभी फिर कारगिल युद्ध हुआ था, अभी पाकिस्तान का ही बात चल रहा है, और उसके बाद अभी चीन का बात आएगा कि अब देखिए शांति हो गया था युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान में। फिर ये जो कि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही है, ताशकंद समझौता क्या होता है, ये अब ये 10 नंबर में आता है, ताशकंद समझौता। ठीक है, क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद है एफुरेशिया एकता, और फिर देखिए चीन और भारत के संबंध में क्या है, चीन का संबंध और भारत का। यही से चीन और भारत में ही पंचशील सिद्धांत लाया गया था। 1962 में भारत और चीन के बीच मध्य युद्ध हुआ था। तिब्बत की समस्या देखिए यहाँ पे है। उसके बाद निर्णय कि तिब्बत पे मेरा अधिकार रहेगा, ये वो।
फिर मानचित्र से संबंधित समस्या है, सीमा विवाद से समस्या है, और इस देश के बारे में थोड़ा संबंध कि भारत और रूस के बीच क्या संबंध था, और सबसे लास्ट में आपका भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध क्या था, बस उसके बाद आपको खत्म। ठीक है, तो इसको भी खत्म करने में 2 दिन लगेगा। आज पढ़ते हैं अभी हम परमाणु हमले के बारे में, इतना समझे ना। कहाँ से पढ़ रहे थे, यहाँ से। विदेश नीति, गुटनिरपेक्षता और पंचशील समझौता, ये तो याद ही रखिएगा। ठीक है, तो छोटा छोटा चीज़ है। क्या विदेश नीति क्या है? देश के अंदर और बाहर के हितों की रक्षा के लिए विदेश नीति अपनाई। गुटनिरपेक्षता क्या है कि ना हमको जो पहले से गुट बना हुआ उसमें हमको शामिल ना होकर अपना गुट बनाना है, उसको गुटनिरपेक्षता बोलते हैं। पंचशील समझौता किसके बीच में हुआ था? तो 1954 में भारत और चीन के बीच हुआ था पंचशील समझौता, और ये शांतिपूर्ण समझौता था जो 5 सिद्धांत पर हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, फिर ये आपका भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान का संबंध, बांग्लादेश का उदय, फिर पंडित नेहरू की विदेश नीति की विशेषताएं, कि विदेश नीति को अपनाए थे तो क्या विशेषताएं। तो पहला गुटनिरपेक्षता, दूसरा विश्व शांति, तीसरा साम्राज्यवादी, मीन्स कि अगर साम्राज्यवादी को हम अपनाएंगे तो क्या युद्ध का कारण बनेगा, इसलिए साम्राज्यवादी को शत्रु मानते थे। अन्य देशों के साथ मित्रता रखते थे। पंचशील, जो भारत और चीन के बीच, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसे भी आ सकता है कि पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ था, तो भारत और चीन के बीच में। ठीक है, याद रखिएगा। अब कब हुआ था वो तो आपको याद ही रखना है। 1954 में क्षेत्र का सहयोग मिला था, ये विशेषताएं थे पंडित नेहरू की विदेश नीति अपनाने। उसके बाद क्या है? गुटनिरपेक्षता के आंदोलन। क्या गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो अर्थ वही किसी देश द्वारा बनाए गए गुटों में शामिल ना होना और अपना खुद का गुट बनाना, उसी को गुटनिरपेक्षता। आयोजन सबसे पहले 1961 में कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड नामक शहर। ठीक है, गुटनिरपेक्षता के बारे में पंडित नेहरू ने क्या कहा था कि जहाँ तक हमको संभव होगा हम उन शक्ति गुटों से अलग रहना चाहते हैं। ठीक है, जिनके कारण पहले भी महायुद्ध हुए हैं और भविष्य में भी हो सकते हैं। उसके बाद क्या है कि इस समय जो वर्तमान में है, इस आंदोलन के तृतीय विश्व के 120 सदस्य देश हैं। 2016 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन हुआ था और वेनेजुएला में हुआ था। 18वां सम्मेलन 2019 में हुआ था, अजरबैजान में हुआ था। ठीक है, और ये संस्थापक देश है कि जो गुटनिरपेक्ष को अपनाए थे। तो ये इनका नाम है और ये इनका देश, ये सब आता है ऑब्जेक्टिव। ये सब याद रखिएगा संस्थापक देश के बारे में। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत और जवाहरलाल नेहरू के बारे में याद रखिएगा, तो बाकी सब नहीं, किसी के बारे में पूछ देता है। ठीक है, और इसके बाद क्या उद्देश्य था, वही आप अगर गुटनिरपेक्षता को समझ लीजिएगा ना, तो आंदोलन क्या हुआ था और क्या उद्देश्य था वो आप खुद से बना के लिख सकते हैं। सभी में सेम बात है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। देखिए वही कि दूसरे गुटी से दूरी बनाए रखना। अगर गुटनिरपेक्षता के सदस्य देश हैं तो आपस में एक दूसरे का आर्थिक सहयोग देंगे कि जो गुटनिरपेक्षता अपनाए थे जो देश, ये देश, तो अगर किसी एक देश का हमला होता है हम तो उसको, अपना देश को हम उस पर सामना कर सकते हैं और उस देश का हम साथ दे सकते हैं, आर्थिक सहयोग देंगे। चावल का, गेहूँ का कुछ भी कमी होगा तो हम उस देश को दे सकते हैं। ठीक है, आपसी विवाद को क्या है बातचीत के द्वारा हम हल कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हमको युद्ध करना है। और सभी राज्य को क्या है मैत्रीपूर्ण बना के रखते थे, मित्रता बनाए रखते थे सभी राज्य से। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये कि गुटनिरपेक्षता क्या है, साम्राज्यवाद का विरोध करती, ये याद रखिएगा। क्यों विरोध करती थी? इसके कारण युद्ध होता था। अगर जो साम्राज्यवाद को अपना लेता था तो मान के चलिए कोई युद्ध को अपना लिया। ठीक है, तो कौन अपनाता था साम्राज्यवाद को? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, ये सब जो देश थे ये साम्राज्यवाद को अपनाते थे। ठीक है, अब क्या किसी भी गुट द्वारा किए गए कार्यों या प्रशंसा या निंदा में बिना सोचे समझे टिप्पणी करना। कितना समझ में आ गया? दोबारा रिपीट हो गया। ठीक है, अब ये लास्ट पढ़ते हैं आज का खाली कि भारत द्वारा परमाणु नीति अपनाने का क्या कारण था, कि क्यों भारत विवश हो गया था परमाणु बम चलाने के। ठीक है, सबसे पहले भारत में प्रारंभिक वर्ष में परमाणु नीति
एवं परमाणु हथियारों के प्रति दृष्टिकोण आदर्शवादी एवं उदारवादी ही रहा। ठीक है, कि पहले साल में परमाणु नीति एवं परमाणु हथियार के प्रति दृष्टिकोण आदर्शवादी, मतलब भारत के पास परमाणु बम था, परमाणु हथियार था, लेकिन वो अपना संभाल कर रखा था। वो नहीं समझता था कि हम किसी देश से परमाणु बम से हमला करें, तो अगर परमाणु बम से हमला करेंगे तो मतलब विनाश हो जाता, बहुत ज़्यादा विनाश होता उसके कारण। इसीलिए चाहता था कि हम क्या है, वो आदर्शवादी रहता था कि नहीं, मेरे पास अगर परमाणु बम है या हथियार है तो हम उसको संभाल के रखें, हम उसका यूज नहीं करें। ठीक है, उसके बाद भारत ने शीत युद्ध के दौरान गुट निरपेक्ष आंदोलन के विकास पर अधिक बल दिया तथा निशस्त्रीकरण का समर्थन करता रहा। कि जब शीत युद्ध चल रहा था, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका एक अलग से चैप्टर है। ठीक है, शीत युद्ध, तो शीत युद्ध के दौरान गुट निरपेक्ष आंदोलन विकास पर अधिक बल दिया तथा निशस्त्रीकरण का समर्थन करता रहा भारत। ठीक है, परंतु 1962 में चीन से युद्ध, जब चीन से युद्ध हुआ था तो 1962 में चीन से युद्ध हुआ था, तो युद्ध में हार गया था भारत। अब क्या है, 1962 में चीन द्वारा परमाणु विस्फोट तथा 1965 एवं 1971 में पाकिस्तान के साथ दो युद्धों ने भारत की परमाणु नीति एवं परमाणु हथियारों के निर्माण पर बहुत अधिक प्रभाव डाला। ठीक है, इन दो देशों के कारण मतलब युद्ध हुआ था, तब जाके एकदम विवश हो गया कि नहीं, अब हमको परमाणु हथियार छोड़ना पड़ेगा जो हम बनाए, अब हम उसको अंदर रख नहीं सकते। तो ये भी कारण था कि परमाणु कब छोड़ा गया था, तो जब भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ था और जब भारत और चीन में युद्ध हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखें कि 1962 में जो चीन से युद्ध हुआ था उसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, 1970 के दशक में भारत ने पहली बार अनुभव किया कि भारत को भी परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाना है। समझ गया था कि अब हमको मतलब वही परमाणु बनाना ही है देश, अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक देश से तो हम हारे गए हैं, अब कहीं पाकिस्तान से भी हमको हार का सामना नहीं करना पड़े। इसीलिए 1970 के दशक में पहली बार अनुभव किया कि भारत को भी परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाना। ठीक है, भारत ने सर्वप्रथम 1974 में एक तथा 1998 में 5 परमाणु करके विश्व को दिखला दिया कि भारत भी एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है। नोट कर लीजिए, भारत ने सबसे पहला कब किया था परमाणु संपन्न राष्ट्र, 1974 में, और तथा सबसे पहले 1974 में, और तथा 1998 में क्या है 5 परमाणु विश्व को दिखला दिया। ठीक है, सबसे पहला जो किया था 1974 में, याद रखेगा, और उसके बाद 1988 में क्या था 5 परमाणु बम का वो निरीक्षण किया था। इसको हम ले लेते हैं परमाणु नीति का कारण करता है। कितना समझ गए? कोई दिक्कत? टोटल चीज आसानी था, इसमें बस खाली आपको गुट निरपेक्षता एकदम अच्छा से पढ़ लेना। ठीक है, इसके बारे में पूछता है। ठीक है, और पंचशील समझौता इसके बीच में हुआ था, तो भारत और चीन के बीच गुट निरपेक्षता समझ लीजिए। बाकी हम अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ 2 देश के बाद, ये कौन सा देश, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध क्यों हुआ था और भारत और चीन के बीच क्यों युद्ध हुआ था, इसको डिटेल्स कल ये हम अच्छा से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम खाली इतना पढ़े थे कि गुट निरपेक्षता का आंदोलन, उसका देश कौन कौन था जो गुट निरपेक्ष को अपनाया था, और परमाणु नीति भारत द्वारा क्या कारण था परमाणु नीति अपनाने का।
ठीक है, ये इतना हो गया क्लियर।